नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि भारत तो गजब करने जा रहा है। चीन, पाकिस्तान, तुर्की की तिकड़ी का दिमाग घूम जाएगा, बॉर्डर पर लगेगा एडवांस रडार सिस्टम। खबर में आगे आपको बताएंगे कि टिफिन मीट की सलाह और सिंगापुर की स्वच्छता का उदाहरण, पीएम मोदी ने सांसदों को दिया सफलता का मंत्र। खबर में आगे आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में लगेंगे 75,000 हेल्थ कैंप, 2 अक्टूबर तक होगी स्वास्थ्य जाँच, जेपी नड्डा का बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की जांच के आदेश, हर जिले में बनेगी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की बल्ले बल्ले, सीएम नीतीश ने खोला खजाना। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत तो गजब करने जा रहा है। चीन, पाकिस्तान, तुर्की की तिकड़ी का दिमाग घूम जाएगा, बॉर्डर पर लगेगा एडवांस रडार सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, भारत अब अपनी ड्रोन शक्ति को उस मुकाम पर ले जा रहा है जहां से चीन, पाकिस्तान और तुर्की के लिए सीधी चुनौती शुरू हो चुकी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारतीय सेना उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर एयर सर्विलेंस नेटवर्क की कमियों को दुरुस्त करने की तैयारी में लग गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में छद्म निगरानी और हमलावर यूएवी की घुसपैठ को रोकने के लिए सेना उन्नत रेडार लगाने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार सेना जिस नए रेडार सिस्टम को खरीदने की योजना बना रही है उसे रेडार क्रॉस सेक्शन वाली हवाई वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। मामले से जुड़े सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इन प्रणालियों को सेना के आकाश तीर वायु रक्षा नेटवर्क में एकीकृत किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टिफिन मीट की सलाह और सिंगापुर की स्वच्छता का उदाहरण, पीएम मोदी ने सांसदों को दिया सफलता का मंत्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आयोजित एक विशेष प्रशिक्षण सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी सांसदों के साथ लंबी बातचीत की। उन्होंने साथियों को सफलता का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यशाला में भाजपा सांसदों के साथ पूरा दिन बिताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में लगेंगे 75,000 हेल्थ कैंप, 2 अक्टूबर तक होगी स्वास्थ्य जांच, जेपी नड्डा का बयान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश में 75,000 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक ये शिविर चलेंगे। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने बताया कि 17 सितंबर को पीएम मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे और इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करना, उनकी बेहतर पहुंच, गुणवत्तापूर्ण देखभाल और जागरूकता सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री ने अपने एक्सपोस्ट में बताया कि इस अभियान के अंतर्गत देश भर में 75,000 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे और ये शिविर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों के विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो सरकार की समावेशी स्वास्थ्य सेवा के सपने को साकार करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी ने दिए विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की जांच के आदेश, हर जिले में बनेगी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की सघन जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं में मान्यता व प्रवेश की जाँच होगी और इसके लिए प्रत्येक जनपद में विशेष जाँच टीम बनेगी। टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। सभी कोर्सेज की सूची व स्वीकृति पत्र की जांच होगी और बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। 15 दिन में शासन को समेकित रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य है। मंडलायुक्त जांच पर सीधी निगरानी रखेंगे। जांच के दौरान यदि किसी संस्था में अवैधानिक प्रवेश या बिना मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित पाए जाते हैं तो संस्थान पर दंडात्मक कार्रवाई होगी और इसके अलावा छात्रों के पूरे शुल्क को ब्याज सहित लौटाना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। म्यांमार में भारत से सटे रखाइन प्रांत में भीषण लड़ाई, सेना और अराकन आर्मी 3 मोर्चों पर आमने सामने, कुछ बड़ा होने की आहट। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में विद्रोही गुटों और सैन्य शासन जुंटा के बीच चल रही लड़ाई में एक बार फिर नए घटनाक्रम देखने को मिले हैं। म्यांमार की जुंटा सेना की ओर से अराकन आर्मी को 3 दिशाओं से
पश्चिमी राज्य में वापस धकेलने की कोशिश हो रही है। जुंटा के इन प्रयासों से रखाइन राज्य की सीमा पर कई मोर्चों पर लड़ाई ने भीषण रूप ले लिया है। एए रखाइन में नियंत्रण बढ़ाने तो जुंटा विद्रोही गुट को कमजोर करने में जुटा हुआ है, वहीं एए अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश में है। इरावदी की रिपोर्ट कहती है कि एए ने अपने गृह राज्य रखाइन के ज़्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण करने के बाद बामर के गढ़ में पड़ोसी मागवे, बागो और अय्यारवाड़ी में भी अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की बल्ले बल्ले, सीएम नीतीश ने खोला खजाना। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उनके मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया है। अब आंगनवाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़कर 9,000 और आंगनवाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,500 कर दिया गया है। और यहाँ पर नीतीश कुमार के इस फैसले से महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई है। राज्य में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार करने में आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी इसी भूमिका का सम्मान करते हुए हम लोगों ने उनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वैश्विक व्यापार चुनौतियों को अवसर में बदलने की ज़रूरत, राष्ट्रपति मुर्मू का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि वैश्विक व्यापार चुनौतियों को नए अवसरों में बदलने के लिए अपनी असाधारण क्षमताओं का आपको भारत को लाभ उठाना चाहिए। पिछले 7 दशक में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात गंतव्यों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ईईपीसी को परिवर्तन की इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम करते रहना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमारे देश में उपलब्ध असाधारण क्षमताओं का उपयोग करके वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को अवसरों में बदलने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली इंजीनियरिंग सेवाएं और उत्पादन भारत की एक बड़ी ताकत है। पिछले 10 साल में भारत की इंजीनियरिंग निर्यात $70 अरब से बढ़कर $115 अरब से अधिक हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लूट कर भागने का युग खत्म, मेहुल चौकसी को जल्द आया जा सकता है भारत। जेल व्यवस्था को लेकर बेल्जियम को दी गई जानकारी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि जिसने भी देश को लूटा है उसे लौटाना ही होगा। ये केवल एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि भारत की नई कार्यशैली का प्रतीक बन चुका है। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी का संभावित प्रत्यर्पण इसी दृष्टि से अहम है। देखा जाए तो देश की न्यायिक प्रक्रिया और कूटनीतिक सक्रियता से ये साफ हो गया है कि अब कोई भी आर्थिक अपराधी ये सोचकर विदेश भाग नहीं सकता है कि वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। पहले ऐसे मामलों में वर्षों की देरी और कानूनी पेचीदगियां अपराधियों के पक्ष में चली जाती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि जिसने भी देश को लूटा है उसे लौटाना ही होगा। मोदी सरकार का जोर 2 बिंदुओं पर है: अपराधियों को वापस लाना, चाहे इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का सामना क्यों न करना पड़े, साथ ही देश की हर पाई का वसूली, ताकि जनता का विश्वास बहाल रहे कि उनका धन सुरक्षित है और कोई भ्रष्टाचार से बच नहीं सकता। देखा जाए तो मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण से ये संदेश जाएगा कि भारत अपनी न्यायिक और कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल पूरी दृढ़ता से कर रहा है। ये केवल एक व्यक्ति को सजा दिलाने का मामला नहीं है, बल्कि ये विश्वास दिलाने का भी है कि ना कोई कानून से ऊपर है और ना कोई इतना शक्तिशाली कि न्याय से बच सके। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा और मजबूत होता है कि आर्थिक अपराधियों को अब विदेशी धरती पर भी पनाह नहीं मिलेगी। आने वाले समय में ये नीति न केवल अपराधियों के लिए चेतावनी बनेगी बल्कि भारत की वैश्विक साख को और भी मजबूत करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नेपाल में होगा तख्ता पलट, अचानक भीड़ ने घेरी सांसद, गेट पर लगाई आग और फायरिंग में एक की मौत, 80 से ज़्यादा घायल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन को लेकर बवाल शुरू हो गया है। हज़ारों की संख्या में जेनजी लड़के और लड़कियां सड़क पर उतर आए हैं। काठमांडू जिला प्रशासन ने सोमवार को न्यू बानेश्वर और उसके आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है, क्योंकि जनरेशन जी के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब हज़ारों युवा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा हाल ही में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और स्नैपचैट सहित
26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारियों के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने से स्थिति और बिगड़ गई है और न्यू बानेश्वर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और अन्य घायल हो गए हैं, जिन्हें एवरेस्ट सिविल और अन्य अस्पतालों में ले जाया गया। कार्यकर्ताओं ने मैतीघर में एक प्राथमिक चिकित्सा शिविर स्थापित की है। आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूक्रेन पर रशिया का सबसे घातक हमला, 800 से ज़्यादा ड्रोन से कीव दहला, कैबिनेट भवन क्षतिग्रस्त, यूक्रेन ने तेल पाइपलाइन को बनाया निशाना। जी हाँ दोस्तों, रूस ने शनिवार रात को यूक्रेन पर 805 ड्रोन और अन्य हवाई हथियारों से हमला किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस का यूक्रेन पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनाट ने एसोसिएटेड प्रेस से रविवार को रूस द्वारा किए सबसे बड़े ड्रोन हमले की पुष्टि की। रूस ने विभिन्न प्रकार की 13 मिसाइलें भी दागी और वायुसेना के एक बयान के अनुसार यूक्रेन ने 747 ड्रोन और 4 मिसाइलों को मार गिराया। यूक्रेन में 37 जगहों पर 9 मिसाइल हमले और 56 ड्रोन हमले हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक मार गिराए गए ड्रोन और मिसाइलों का मलबा 8 जगहों पर गिरा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनडीए या फिर इंडिया किसके उम्मीदवार को वोट करेंगे? ओवैसी एआईएमएम प्रमुख ने कर दिया खुलासा। जी हाँ दोस्तों, अश्विन ओवैसी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके लिखा कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मुझसे बात की और रिक्वेस्ट किया कि हम जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सपोर्ट करें। सीएम की अपील पर हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इस चुनाव में जस्टिस रेड्डी को सपोर्ट करेंगे। ओवैसी ने आगे लिखा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी हैदराबाद के रहने वाले हैं और एक सम्मानित न्यायविद हैं। मैंने जस्टिस रेड्डी से बात करके अपनी पार्टी की ओर से पूरा समर्थन जाहिर किया है और उन्हें जीत की शुभकामनाएं भी दी है। बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति के पद के लिए मतदान होगा। देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होने से पहले केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी के साथ गुरुवार को इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है और कहा है कि उन्हें इंडिया गठबंधन के बाहर के दलों का भी समर्थन प्राप्त है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने सम्राट अशोक का किया अपमान, गठबंधन से अलग हों तेजस्वी, राहुल गांधी पर भड़के गिरिराज सिंह। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की छवि खराब करते हैं। रविवार को IANS से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर देश राहुल गांधी के इशारे पर चला तो बर्बाद हो जाएगा। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव लगातार बिहार का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम स्टालिन से SIR पर अभद्र टिप्पणी करवाई गई। सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहार के DNA पर सवाल उठाए। अब राहुल गांधी ने कश्मीर में जो करवाया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर में राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की सरकार है। भारत का अशोक स्तंभ सिर्फ बिहार के सम्राट अशोक का स्तंभ नहीं, इसे संविधान और पूरे देश ने अपनाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही थी लेकिन अंत में बीड़ी बम फोड़ा। कांग्रेस ने बिहारियों की तुलना बीड़ी बम से की लेकिन यही बीड़ी बम उनका हाइड्रोजन बम साबित हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर बनकर तैयार, सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लखीसराय जिले में देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सोलर बिजली घर बनकर तैयार है। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2026 तक तय किया गया था लेकिन समय से पहले ही इसे पूरा कर लिया गया। सीएम नीतीश कुमार इसी महीने उद्घाटन भी करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में देश की सबसे बड़ी और सौर ऊर्जा परियोजना बनकर तैयार है। यहाँ पर फिलहाल इस बिजली घर से बिहार को 45.6 मेगावाट बिजली प्रति घंटा शाम में पीक आवर के दौरान 4 घंटे तक मिलेगी। पीक आवर में बिजली मिलने से कंपनी को इतनी बिजली बाजार से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली लेने को लेकर अनुमति बिहार विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से मिल गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। JP नड्डा के बाद PM मोदी ने भी कैंसिल किया सांसदों का डिनर कार्यक्रम, वर्कशॉप शुरू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर PM मोदी अब सांसदों को डिनर नहीं कराएंगे। डिनर का कार्यक्रम रद्द हो गया है। 8 सितंबर को PM मोदी सांसदों को डिनर कराने वाले थे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी सांसदों को डिनर कराने वाले थे, वो भी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। उत्तर भारत के राज्यों में आई बाढ़ के कारण JP नड्डा और PM मोदी ने डिनर कार्यक्रम को रद्द किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी के सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप होगी। रविवार सुबह 11 बजे से वर्कशॉप शुरू होगी। PM मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें सबसे पहले GST 2.0 पर PM मोदी का अभिनंदन और आभार व्यक्त किया जाएगा।
सांसदों के लिए 4 सत्र होंगे। पहला सत्र आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और युवा शक्ति एवं रोजगार पर होगा। दूसरा सत्र सांसदों द्वारा सोशल मीडिया का प्रभावी प्रयोग पर आयोजित किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूक्रेन पर रूस की सबसे बड़ी स्ट्राइक की परदागे 800 से ज़्यादा ड्रोन, पहली बार कैबिनेट बिल्डिंग पर हमला। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन ने रूस की राजधानी कीव पर ताज़ा हमला किया, जिसके बाद पेचोस्की जिले में कैबिनेट बिल्डिंग में आग लग गई और यूक्रेनी सैन्य प्रशासन के प्रमुख तैमूर ताकाचेंको ने रविवार को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोहम्मद यूनुस को गद्दी पर बैठाने वाले नाराज, बढ़ती कट्टरता पर भड़की बीएनपी। बांग्लादेश में नई सियासी हलचल के संकेत। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में बेलगाम होते दक्षिणपंथी संगठनों, भीड़ की हिंसा, बढ़ते कट्टरवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीएनपी ने चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि यूनुस की अंतरिम सरकार में ये समस्या बढ़ी है। बीएनपी का यूनुस सरकार को कटघरे में खड़ा करना इसलिए अहम है क्योंकि ये पार्टी शेख हसीना की आवामी लीग की मुख्य प्रतिद्वंदी रही है। बीते साल शेख हसीना के तख्ता पलट बीएनपी ने यूनुस को खुला समर्थन दिया था और ऐसे में बीएनपी की नाराज़गी यूनुस की कुर्सी के लिए भी खतरा बन सकती है। शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद बीएनपी बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने यूनुस सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि भीड़ के हमले सबसे गंभीर समस्या बनकर उभरे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए बीएनपी महासचिव फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि अनियंत्रित भीड़ की हिंसा बांग्लादेश का भारी नुकसान करेगी। बीएनपी को दक्षिणपंथी रुख वाली पार्टी माना जाता है, लेकिन यूनुस की कट्टरपंथी को खुली छूट से वो भी खुद को असहज पा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इशिबा शिगेरू का जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, सदन में बहुमत खोने के बाद लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जापानी ब्रॉडकास्टर एनएचके ने रविवार सुबह इशिबा शिगेरू के पीएम पद छोड़ने का विचार करने के बारे में जानकारी दी थी और इसके कुछ घंटों बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इशिबे का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब वो घरेलू राजनीति में कई मुद्दों पर घिरे हुए हैं। खासतौर से जुलाई में उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में हार के बाद से इशिबा को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पार्टी में विभाजन रोकने के लिए इशिबा ने इस्तीफा का रास्ता चुना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनएसए अजीत डोभाल ने किया ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात, व्यापार से लेकर डिफेंस तक कई मुद्दों पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ईरान के अपने समकक्षी अली लारिजानी से बातचीत की। दोनों देशों के इन अधिकारियों के बीच भारत और ईरान के बीच व्यापार, रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही चाबहार पोर्ट को लेकर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि दोनों अधिकारी जल्द ही द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर जल्द ही मिल सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत लगातार ये कहता रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए किया जाना चाहिए। भारत का मानना है कि ईरान को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का अधिकार है और साथ ही ईरान की कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप एक विशेष रूप से शांतिपूर्ण ईरानी परमाणु कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की गहरी रुचि भी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जापान में सत्ता संकट, चुनावी झटकों और आंतरिक दबाव के बाद प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने दिया इस्तीफा। दोस्तों, आपको एक लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूएई के साथ मिलकर भारत ने पलटा खेल, डॉलर गॉन, रुपया ऑन, अबू धाबी की तरफ मुड़ी मेड इन इंडिया दवा। जी हाँ दोस्तों, जितनी मजबूत दौलत होगी उतनी मजबूत सेहत होगी। यही बात आज भारत और यूएई की साझेदारी पर सटीक बैठ रही है। एक तरफ जहां अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो वहीं दूसरी तरफ भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने एक नई पहल शुरू कर दी है जो न सिर्फ हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेगा बल्कि डॉलर की बादशाहत को भी सीधी चुनौती देगी। भारत से अब यूएई को दवाइयाँ जाएंगी, लेकिन डील डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए और यूएई दिरहम में होगी। ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने वाला कदम है। इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ने वाला है। भारत और यूएई ने फार्मा सेक्टर में बड़े स्तर पर ट्रेड बढ़ाने को लेकर बातचीत की और इसके साथ ही एक लोकल सेटलमेंट करेंसी सिस्टम यानी रुपए और दिरहम से लेन देन शुरू करने की मतलब साफ है कि भारत यूएई व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर की ज़रूरत कम होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर कराने की है तैयारी। चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को बुलाई अहम बैठक। जहां दोस्तों, बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर मचे घमासान के बीच निर्वाचन आयोग अब इसे पूरे देश में कराने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और इसमें मुख्य
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा सभी राज्यों के चुनाव आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बिहार में चलाया गया SIR अभियान एक राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है। आरजेडी, कांग्रेस, CPI, CPM, तृणमूल कांग्रेस, सपा सहित कई विपक्षी दलों ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने पर विरोध दर्ज कराया है। साथ ही चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए हैं। चूंकि अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे अहम राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव आयोग पूरे देश में SIR करा सकता है, जिससे सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक घमासान फिर से छिड़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने SIR अभियान का विरोध किया, जबकि बीजेपी ने चुनाव आयोग का समर्थन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर ने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण दिखाया, चेन्नई में बोले वायुसेना प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने शनिवार को चेन्नई में अधिकारी कैडेटों के पासिंग आउट समारोह में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बीच समन्वय की सराहना की।